हाँ, तो अभी आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। DFCCIL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, इसमें हाल फिलहाल में ही नई वैकेंसियाँ रिलीज़ हुई है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि कौन-कौन स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, कौन-कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्या ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो नहीं है। बातें करें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएगा और कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। इन सभी आपके डाउट को मैं सोल्व करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करें DFCCIL, तो याद रखना यह एक गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। यह अगर आप इसमें जॉइनिंग आपकी होती है तो आपको परमानेंट जॉब रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 1.5 साल बाद हटा दिया जाएगा। अब बातें करते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं। तो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 18 जनवरी से, लास्ट डेट होगी इसकी 16 फरवरी। इसमें जो आपको मान लो कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, उनको ठीक करने के लिए 23 से 27 तारीख तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो। इसका जो फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1, वो अप्रैल में होने वाला है। CBT 2 की बात करें, वो होगा अगस्त में। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये होगा अक्टूबर या नवंबर में। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप सभी के लिए नहीं होने वाला। कौन-कौन सी ब्रांच वाले या फिर कौन-कौन से स्टूडेंट के लिए होगा, आगे हम सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो सबसे पहले वैकेंसी इस वाली की हम बात नहीं करेंगे, अपने काम के लिए CA वगैरह के लिए है ये तो। फर्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है, उन सभी के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। कितनी वैकेंसी है? 36 वैकेंसी है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। जो सेकंड नंबर पे वैकेंसी है उसे बोला है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। टोटल वैकेंसी है 64। इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट कौन कौन है? तो इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं, या तो आपने इलेक्ट्रिकल से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने किससे कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, या फिर और ये ब्रांच है भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, ऐसे बहुत सारी ब्रांच है। लेकिन हमारा मेन फोकस है इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 75 वैकेंसी रिलीज हुई है। इसमें भी देखो सेपरेटली बता रखा है। देखो ये रहा, इलेक्ट्रिकल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, वो सभी इस वाली वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को ये भी फॉर्म भरना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ये भी फॉर्म भरना है, इलेक्ट्रिकल वाले को ये भी फॉर्म भरना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ये भी फॉर्म भरना है। मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को 2 फॉर्म अप्लाई करने हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला, एक एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला। दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। और सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है। आगे बात करें, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ITI कर रखी है या फिर कहीं पे भी 1 साल का उनके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो, गवर्नमेंट में अप्रेंटिस कर रखी हो, वो सभी MTS की जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 464 वैकेंसी है, इसके लिए एलिजिबल होंगे। चाहे ITI आपने किसी से भी कर रखी हो, वो मैटर ही नहीं कर रहा अभी, इसमें आपको ट्रेड दे ही नहीं रखी, ओनली बोला है ITI। मतलब आपने चाहे डीजल से कर रखा हो, फिटर से कर रखा हो, आप सभी एलिजिबल रहने वाले हो। अब हम बात करते हैं कि डिग्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। तो देखो इन्होंने साफ साफ कह दिया, जितने भी जहाँ पे भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, वहाँ पे डिग्री वाले भी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। जिन्होंने लेटरल एंट्री से भी कर रखी है, मान लो किसी ने डिप्लोमा 2 साल का कर रखा है, वो भी एलिजिबल है।
जिन्होंने बीटेक 3 साल की कर रखी या लेटरल एंट्री से की है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखो, एज लिमिट वही है 18 से 30, और एमटीएस वाले में 18 से 33। एज रिलैक्सेशन जैसे एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, वो तो मिलने वाला है सभी को। अब हम बात करते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन की बात करो, तो इन सभी में सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। इनमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। लेकिन बात करें हम एमटीएस की, तो एमटीएस में आपका सीबीटी 1 होगा। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए सीबीटी 2 होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर होगा मेडिकल। तो इन सभी स्टेज से इन्हें गुजरना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम जो होंगे कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो बात करें सीबीटी 1 की बात करते हैं। देखो, चाहे आप सीबीटी 1 की बात करो या सीबीटी 2 की बात करो, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। आपका जो सीबीटी 1 होगा वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे, देखो, जितने भी स्टूडेंट सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके 20 गुना सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। जो कि देखो, रेलवे की जितनी वैकेंसी होती है सब में ऐसा ही होता है। उन जिन्होंने क्वालिफाई किया सीबीटी 1, उनके 20 गुना सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। मान लो आपकी जैसे वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है, तो 20 गुना कर लो भी आप इसका, तो 1000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जबकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जैसे मान लो 50 वैकेंसी है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 3 गुना 150 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मान लो 50 पोस्ट हैं, तो 50 ही स्टूडेंट को बुलाया जाने वाला है। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। बात करें सीबीटी 1, तो देखो, सीबीटी 1 जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा? 30 नंबर की आपकी मैथ रहेगी, 30 की ही रीजनिंग रहेगी, 15 की आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस, और 15 नंबर की रहेगी जनरल साइंस। टोटल हो गए 90। 10 नंबर में आपसे पूछेगा कि रेलवे के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है। तो टोटल आपका रहेगा 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। इसमें हमें क्वालिफाई होना है। इसके नंबर आपके मेन मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले। बात करते हैं सीबीटी 2। जो सीबीटी 2 होगा उसमें आपका टोटल 120 नंबर का होने वाला है। अब इस 120 नंबर में क्या क्या सिलेबस होगा आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम देखें, तो आपका जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको लगता हो कि भी मेरी हिंदी कमज़ोर है, वो इंग्लिश कमज़ोर है, तो वो सभी के लिए भी बेनिफिट होने वाला है कि जिनको हिंदी में करना हो वो हिंदी में कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में करना हो वो इंग्लिश में कर सकते हैं। अब बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट आईटीआई से हैं, उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है। अगर मेल कैंडिडेट है, उनको 35 किलो का वजन रख के 100 मीटर 2 मिनट में लेके जाना है, और उनको रनिंग करनी है 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में। बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 20 किलो वजन 100 मीटर 2 मिनट में करना है, सर पे रख के करना है। बात करें उनकी जो रनिंग होगी 1000 मीटर की रहेगी, 1 किलोमीटर की रहेगी, 5 मिनट और 40 सेकंड में उन्हें करना होगा। तो ये सारी जानकारी हो गई पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इतना ज़्यादा है ही नहीं, इतना तो अपन उठा लेते हैं नॉर्मली। बात करते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो देखो, एग्जाम सेंटर, देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अभी।
आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, अमृतसर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बीकानेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, जबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया एनसीआर वाला रीजन। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए जयपुर बेस्ट है, जोधपुर भी है, कानपुर भी है, कोलकाता है। तो ये सारे आपके पास एग्जाम सेंटर इसके होने वाले, बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं भी इसकी फीस, जो एग्जाम फॉर्म की फीस होगी वो देखो, अगर अनरिजर्व से है तो उनके लिए 1000 रुपये फीस लगने वाली है। अगर आप एमटीएस की बात करें अनरिजर्व से तो उनके लिए 500 रहने वाली है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी 1000 रहने वाली है, अनरिजर्व और ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए। जबकि बात करें एससी एसटी वाले स्टूडेंट के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं रहने वाली है। अब हम बात करें भाई सीबीटी 2 जो आपका होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो सीबीटी 2 पहले बात कर लेते हैं सिविल वाले स्टूडेंट के लिए, दो पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। देखो पार्ट 1 में हम आपका जो सिलेबस आने वाला है, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगा 24 नंबर का, और 96 नंबर का आपका आएगा भी जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो भी, जैसे कि आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, आरसीसी हो गया, एमसीसी हो गया। ये सभी सब्जेक्ट आपके जो डिप्लोमा में आपने किए हैं वो आने वाले हैं। मतलब टोटल होगा 120 नंबर का, इसमें 24 नंबर का तो आपका नॉन टेक आएगा, और 96 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा जो आपने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो ये सारी बातें सीबीटी 2 के लिए है। सीबीटी 1 में तो ओनली वही आएगा आपका, भी 100 नंबर का होगा उसमें। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 24 नंबर की आएगी। बात करें इसमें जो 96 नंबर की टेक्निकल आएगी, वहाँ पे आएगा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, और मेजरमेंट आएगी। और जो बच गया, जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, और वो इसमें सारी चीज़ें आने वाली है। अब बात करते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले को, तो जितने भी पार्ट 1 में तो वही रहेगा सेम, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अब बात करते हैं सीबीट, जिसका पार्ट जो सेकंड होगा 96 नंबर की आएगी। इस वाले में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट रहने वाला है। क्यों, देखो क्या क्या आपका सिलेबस आएगा वो देखो। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आएगा एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट जिसे आप बोलते हो ईडीसी, डिजिटल आएगा आपका, डिजिटल आने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, डेटा कम्युनिकेशन आएगा, नेटवर्क आएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आने वाला है। तो इस वाले सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए फायदा रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल वाले भी इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं, उनको भी यही सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हो और ये वाला फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो उनके लिए तो है ये, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये वाला सिलेबस कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा अगर इस वाली पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो। अब बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, वहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। लेकिन देखो सीबीटी 2 में देखो किसी प्रकार की टेक्निकल नहीं है, आपकी जीके आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंट आएगी जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, रीजनिंग आपकी आएगी, साइंस आएगी, और नॉलेज अबाउट रेलवे। सो सेम वही है जो सीबीटी 1 का था, वही सेम आपका पैटर्न सीबीटी 2 का है, वही सिलेबस सीबीटी 1 का है और वही सिलेबस सीबीटी 2 का है। तो ये हमने सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ भी, कि अब देखो आपके पास जो वैकेंसी है डीएफसीसी में 2 वैकेंसी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एमटीएस। अब इस एग्जीक्यूटिव में सिविल वाले स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है।
इसकी जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 16 जनवरी है, 18 जनवरी है और 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आपने किसी ब्रांच से कर रखा हो, आप सभी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोनों में ही सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1, इसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 2 पेपर होंगे, 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। बस यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों में सेम रहने वाला है। सीबीटी 1 100 नंबर का होगा और सीबीटी 2 120 नंबर का रहने वाला है। अगर हम बात करें सीबीटी 1 में तो आपका भी वही रेलवे का सेम पैटर्न है, वो आने वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया था। सीबीटी 2 की बात करें, आपका टेक्निकल भी रहेगा और नॉन टेक भी रहने वाला है। इनमें किसी प्रकार का टेक्निकल नहीं रहेगा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, समझ में आ चुका होगा। तो जितने भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं और एलिजिबल हैं, तो ज़रूर इसका फॉर्म भर दें। इसकी सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है डीएफसीसीआईएल के बारे में। फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद भाई, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।